शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। अरस्तू ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना जीवित और मृत व्यक्तियों से की है। उनका मानना था कि शिक्षित व्यक्ति समाज के सामने एक उत्तम उदाहरण पेश करता है और समाज को परिवर्तन की दिशा की तरफ ले जाता है, जबकि अशिक्षित व्यक्ति समाज को अवनति की तरफ ले जाता है, उसका उत्थान करने की बजाय उसे का पतन कर देता है। इसीलिए अरस्तु ने जीवित और मृत व्यक्तियों की तुलना शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों से की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी वीडियो है कैरिकुलम के टॉपिक के ऊपर, यानी कि पाठ्यक्रम। कैरिकुलम होता क्या है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि इसके घटक कौन कौन से हैं। कई बार ये क्वेश्चन मन में उठता है कि कैरिकुलम और सिलेबस क्या सेम है, पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु सेम है। तो इसके पीछे जो सत्य है उसका उजागर हम आज करने वाले हैं कि पाठ्यक्रम अलग चीज़ है और सिलेबस यानी कि पाठ्यवस्तु अलग चीज़ है। और पाठ्यवस्तु क्या है, एक संक्षिप्त रूप है पाठ्यक्रम का। उसको अच्छे से समझेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि पाठ्यक्रम होता क्या है। पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप ये स्टेटमेंट देखिए, क्रोकी। तो उसने क्या कहा, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के उन समस्त अनुभवों से संबंधित होता है जो उसे विद्यालय में और विद्यालय से बाहर प्राप्त होते हैं। यानी कि क्रो के अनुसार शिक्षा जो है वो विद्यालय के अंदर भी दी जा सकती है और विद्यालय के बाहर भी। इसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि समाज में औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की जो शिक्षा है वो प्रणालियाँ हैं। और उन्होंने क्या कहा था, जो उसके सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में भी सहायक होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पाठ्यक्रम क्या होता है कि वो उन समस्त अनुभवों से संबंधित होता है जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर सभी जगह बच्चा जो लेता है, करता है, अनुभव करता है, और उससे सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास उसका होता है। हेनरी ने कहा, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ठीक है, हेनरी की स्टेटमेंट ये है कि स्कूल में दी जाने वाली सभी क्रियाएं, चाहे वो शैक्षिक क्रियाएं हैं चाहे वो सह शैक्षिक क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं क्या है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो समझ में आ गया। जबकि पाठ्यवस्तु क्या होती है, पाठ्यवस्तु एक पुस्तक होती है जिसके अंदर संकलित गद्य, पद्य या फिर जो विषय होते हैं, जो उपविषय होते हैं, उन सभी को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यवस्तु क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया का पूर्ण अंग है, जबकि पाठ्यवस्तु केवल एक भाग है। समझ में आ गया, पाठ्यक्रम का ही भाग होता है पाठ्यवस्तु। समझ में आ गया कि पूर्ण इकाई है पाठ्यक्रम, उसकी एक यूनिट बाहर निकाल दी जाए तो वो हो जाएगी पाठ्यवस्तु। पाठ्यक्रम का क्षेत्र व्यापक होता है जबकि पाठ्यवस्तु का क्षेत्र सीमित होता है। व्यापक शब्द का अर्थ होता है एक बड़े स्तर पर, सीमित होता है एक लिमिटेड एरिया में। पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक स्वयं कर सकता है जबकि पाठ्यवस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं, क्योंकि पुस्तक के अंदर जितने भी चैप्टर डाले जाते हैं वो शिक्षाविद तैयार करते हैं, ना कि अध्यापक। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इससे सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है। सर्वांगीण विकास, इस शब्द से आप परिपूर्ण होंगे। सर्वांगीण का अर्थ होता है चारों ओर से बालक का विकास हो, चारों तरफ से विकास हो, उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो और आध्यात्मिक विकास भी हो। ठीक है, बालक पूर्ण रूप से समाज में एक सभ्य और सम्मिलित व्यक्ति बनकर रहे। पाठ्यक्रम के घटक कौन कौन से हैं? शिक्षण उद्देश्य, अनुदेशात्मक प्रारूप, मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। शिक्षण उद्देश्यों में क्या आ जाएंगे, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए, जो उसको पढ़ाने के बाद बालक में जो परिवर्तन होना है, उसके लिए हम पहले ही उद्देश्य तैयार करते हैं कि हम इस विषय के शिक्षण के पश्चात बालक में ये परिवर्तन संभवतः देखेंगे। तो वो सभी क्या हो जाएंगे, शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे। अनुदेशात्मक प्रारूप क्या होता है, वो शिक्षण विधियाँ और वो विषय वस्तु होती हैं जो पाठ्यक्रम को शिक्षण के दौरान आगे चलाए जाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, या फिर शिक्षण को कौशल में और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो विधियाँ और विषय वस्तु तैयार की जाती है वही अनुदेशात्मक प्रारूप का रूप होती हैं। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। मूल्यांकन एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया होती है जो कि पूरे सत्र के दौरान चलती रहती है। उसमें छोटी छोटी यूनिट्स हम डिवाइड करके असेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है,
परीक्षाएं ले लेते हैं, सत्र परीक्षाएं। और CCE का कॉन्सेप्ट तो आप पहले भी कर चुके हो, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है। उसके बाद लास्ट होता है पृष्ठ पोषण। ये सभी जो है पाठ्यक्रम के घटक है। पाठ्यक्रम एक विस्तृत भाग है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। व्यापक जो है क्षेत्र है पाठ्यक्रम का, और पाठ्यक्रम सिर्फ और सिर्फ एक विषय से संबंधित नहीं है। उस विषय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी उसका पाठ्यक्रम का भाग होता है। आगे है पाठ्यक्रम में सम्मिलित गतिविधियाँ। यहाँ से आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ पाठ्यक्रम में होती हैं। शैक्षिक गतिविधियाँ और सह शैक्षिक गतिविधियाँ। शैक्षिक गतिविधियों में क्या होता है कि शैक्षिक सत्र के दौरान परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं जैसे कि प्रश्नोत्तरी है, वाद विवाद है, वाचन है, पठन है, ये सभी शैक्षिक गतिविधियों में हो जाएगा। सह शैक्षिक गतिविधियाँ कौन सी, जैसे कि खेल प्रतियोगिताएँ हैं, योग है, व्यायाम है, बाल सभा है, या विद्यालय में जो मनाए जाने वाले उत्सव हैं, चाहे वो पर्यावरण दिवस के ऊपर हो, जल दिवस के ऊपर, विज्ञान दिवस के ऊपर, गणित दिवस के ऊपर, या फिर जैसे कि हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर। इन दिनों में मनाए जाने वाले जो उत्सव हैं वो सह शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत रखे जाते हैं। उसके बाद है पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है। अब देखो, क्लास फर्स्ट से लेके हम आगे भी जब तक एजुकेशन ग्रहण करते हैं सभी का एक पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम की जो आवश्यकता है वो इसीलिए होती है ताकि उस स्तर पर बच्चे को जो उसका मानसिक स्तर है, जो उसका शारीरिक स्तर है, जो उसका बौद्धिक स्तर है, उसके अनुसार उसे शिक्षा दी जाए, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया चालू की जाए, जिससे बालक के जो विकास है वो पूर्ण हो। तो इसीलिए शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। शिक्षण सामग्री का निर्धारण करने के लिए बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा जब हम दे रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ शिक्षण सामग्री, अनुदेशात्मक सामग्री हमें चाहिएगी। और अनुदेशात्मक सामग्री के निर्धारण के लिए हमें ज़रूरत है पाठ्यक्रम की। अगर हमारे पास पाठ्यक्रम होगा, हमें क्या पढ़ाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षण सामग्री का चयन कर सकते हैं। विषय सामग्री। विषय सामग्री में क्या आ जाएगा कि जिस विषय को पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए आप हिंदी विषय को पढ़ा रहे हैं, तो आप एक भाषा पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी जो सामग्री चाहिए ताकि बच्चे की भाषा है वो और अधिक पूर्ण हो, उन्नत हो। या फिर आप किसी गणित विषय को पढ़ा रहे हैं, वो तार्किक विषय है, तो बच्चे को करके सिखाना है, दिखा के सिखाना है। जो भी आपको ऑडियो विजुअल एड्स चाहिए वो सभी विषय सामग्री के अंतर्गत आ जाएगी। और वो विषय सामग्री हम तभी निर्धारित कर पाएंगे जब हमारे पास पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि अध्यापक को बच्चों से एडवांस चलना होता है, उससे पहले वो सभी सामग्री तैयार करनी होती है जो उसको 10 दिन बाद पढ़ानी है। ऐसा होना एक अच्छे अध्यापक की निशानी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास के लिए। व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्तित्व जो होता है सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और अच्छे व्यक्तित्व के लिए भी हमारे पास जो पाठ्यक्रम होगा तो उसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। सर्वांगीण विकास में सहायक पाठ्यक्रम जो होता है बालक का सर्वांगीण विकास करता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुसंधान एवं आविष्कार के में सहायक, यानी कि अनुसंधान और आविष्कार से संबंधित अगर स्टूडेंट है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, बड़े स्तर पर जाते हैं, तो उसमें व्यावसायिक शिक्षा जब हम ग्रहण करते हैं तो उस तरह का जो पाठ्यक्रम होगा वो अनुसंधान और आविष्कार करने में हमारी सहायता करता है, तो उसमें भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है अच्छे पाठ्यक्रम के सिद्धांत कौन से, यानी कि पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, या पाठ्यक्रम किस किस विशेषता को अपने अंदर संकलित किए होता है। तो सबसे पहले क्या है, शिशु केंद्रिता। पाठ्यक्रम जो होता है, एक अच्छा पाठ्यक्रम होता है वो शिशु केंद्र होता है सभी, क्योंकि देखो आजकल जी की जो ज़रूरत है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। बालक को ध्यान में रख कर ही सभी शिक्षण प्रक्रियाएं जो है वो निर्धारित की जाती हैं, तो पाठ्यक्रम भी बालक को ध्यान में रखकर ही बनाया जाना चाहिए। लचीलेपन का अर्थ क्या है, लचीलेपन का अर्थ होता है, सीधा सीधा अर्थ होता है कि परिवर्तन, कि अगर कोई पाठ्यक्रम ऐसा है जिसमें परिवर्तन करने की संभावना नहीं है तो वो अच्छा पाठ्यक्रम नहीं कहलाएगा। पाठ्यक्रम में समय के अनुसार परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार ये जो क्वेश्चन है ये जितने भी टैट होते हैं, चाहे वो सीटेट हो, एचटेट हो, यूपी टैट हो, आर टैट हो, या फिर कोई भी डीएसएसबी एग्ज़ाम है, केवीएस एग्ज़ाम है, पीआरटी का या फिर डीजीटी लेवल का, उन सब में पाठ्यक्रम से संबंधित इस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं
कि ऐसा पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम के कौन से सिद्धांत को दिखाता है, परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि लचीलेपन सिद्धांत है। एक पाठ्यक्रम है जो आगे भविष्य में बच्चे को किसी विषय पर जानकारी देना चाहता है या फिर उसको मोटिवेट करता है, वो किस तरह का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत शो कराता है। एक पाठ्यक्रम है जिसमें सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है और बच्चे को संपूर्ण जानकारी दे रहा है। वो कौन से सिद्धांत के ऊपर काम कर रहा है, व्यापकता के सिद्धांत पर है। निरंतरता, यानी कि कक्षा 6 में सीखा हुआ ज्ञान कक्षा 7 में वो प्रयोग कर रहा है किसी चैप्टर को पढ़ते हुए, तो वो कौन से सिद्धांत को शो करा रहा है पाठ्यक्रम के, तो हो जाएगा निरंतरता के सिद्धांत। क्योंकि निरंतरता का अर्थ क्या है कि एक ज्ञान को एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक लेके जाना, ठीक है, तो इसे कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत क्या होता है, तत्परता का सिद्धांत होता है रेडीनेस, यानी कि प्रेजेंट डे की जो आवश्यकता है बालक की ज्ञान के लिए, जिस जो आवश्यकता है उससे संबंधित जो है ज्ञान उसको उपलब्ध कराना, यानी कि करंट अफेयर की तरह, एक तरह से आप इसको समझ सकते हो कि करंट नॉलेज के ऊपर काम करना जो है वो तत्परता के सिद्धांत को शो कराता है पाठ्यक्रम के। और एक अच्छा पाठ्यक्रम वही होता है जिसमें ये सभी गुण होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये जो गुण हैं उन्हीं गुणों के आधार पर आगे इनको डिवाइड कर दिया गया है, सब पार्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप कक्षा 5 तक सामाजिक अध्ययन पढ़ते हैं, कक्षा 6 में फिर सामाजिक अध्ययन के अलग अलग भाग हो जाते हैं, भूगोल हो जाते हैं, ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, इतिहास जैसे हिस्ट्री कहा जाता है, समकालीन भारत में जो पॉलिटिकल पार्ट होता है, राजनीतिक पार्ट होता है जिसे पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो इस तरह से भाग डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही पाठ्यक्रम को भी उसके विशेषताओं के आधार पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी कि विषय केंद्रित। उसके बाद है अनुभव केंद्रित, बाल केंद्रित, क्रिया केंद्रित, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम और मूल पाठ्यक्रम। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।